जी बच्चों, वेलकम बैक। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कि डिसोल्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जिनमें मैं अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको दोबारा से रिवाइज करवाने वाला हूँ, उस सेशंस को आज हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं बेसिकली। अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अभी तक हमने क्या किया है। हमारी एक रिवीजन का फास्ट ट्रैक सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने पूरा का पूरा पार्टनरशिप इन डेप्थ बेटा आपको रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट खत्म है। 2 लेक्चर्स आने हैं और इसमें एक आज का जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद रिवीजन मैं आपको करवा के दे रहा हूँ, जो मोस्टली डाउट्स भी होते हैं बच्चे के, तो उनको मैं कवर करा के दे रहा हूँ। सेकेंडली, आपके जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने लॉन्च करे उसकी वीडियो आएगी और फिर हमारा पार्टनरशिप का सेशन खत्म हो जाएगा। ये तो थी अभी तक हम क्या कर चुके हैं और अगली 2 क्लास में क्या करने वाले हैं। एक और बात मैं बता दूं, जो अगला चैप्टर आएगा आपका वो कंपनी से आएगा, यानी कि डिबेंचर्स वाला। उसके बाद हम एनपीओ में जाएंगे और फिर हम जाएंगे सीएफएस और कंपैरेटिव और कॉमन साइज में। इस तरीके से मैंने डिसाइड करा है कि हम चलेंगे। तो आज को मैं बता देता हूँ, जो ये मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, ये कहीं और से नहीं, डीके गोयल से है। अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट आपको लेना आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अभी मेरे संग इसको आप एनालाइज करेंगे। देखिए, मैं मोस्टली क्वेश्चंस को ना यहाँ पर सॉल्व कराने नहीं आया हूँ, मैं आपके संग डिस्कस करने आया हूँ कि एग्जाम में क्या करना है, किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगानी है, किस तरीके से आपको सॉल्यूशंस को करना है। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा क्वेश्चंस करके फास्ट ट्रैक बैच का मैं नाम नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि इसमें मेरा मेन मोटिव ये भी है कि कम टाइम के अंदर बिना किसी कॉन्सेप्ट को हैम्पर करे हुए, बिना किसी कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करे हुए, बिना किसी कॉन्सेप्ट को स्किप करे हुए आपको पढ़ाना। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, वो ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कुछ एक दो, तो प्लीज इनको भी पढ़ना जरूरी है। सब साथ में चलता रहे, बैलेंस रहे तो ज्यादा बेटर है। अब लिखा हुआ है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच द फर्म इज डिसॉल्व्ड। भाई ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जिनमें फर्म क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ जो मेन वर्ड है वो है डिसॉल्व। तो ऐसा क्या है? तो देखो, मैंने आपको ना पहले ही बोल दिया था कि आपको बुक से पढ़ना है, मैंने जब सेशन शुरू करा था। बट देखो, डिसॉल्व कब कब हो सकती है, तो मेरा कहना है कि देखो, एक पार्टनर ने, हमने पार्टनरशिप डीड में एक चॉइस मार रखी है कि भाई अगर किसी भी पार्टनर ने प्रस्ताव दे दिया, प्रपोजल दे दिया डिसॉल्व करने का, तो डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। या फिर कोई ऐसा हमारा प्रोसेस था, कोई हमारा ऐसा एम था जो पूरा होने के बाद ये फर्म डिसॉल्व हो जानी चाहिए, तब हो जाएगी। या फिर वॉलेंटरी कहते हैं इसे, या फिर कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब भाई हमारा बिजनेस इलीगल हो गया है, हमारा बिजनेस पिछले 5 साल से बस लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस कर रहा है, हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं करा। ये सारी सुना आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपके मन के अंदर कंफ्लिक्ट आ सकता है कि सर हमारे पास तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना। बेटा सही बात है, बट वो उसकी अकाउंटिंग की बात नहीं करता कभी भी, वो उसके प्रोसीजर्स की बात करता है, प्रोसेस की बात करता है। अकाउंटिंग के लिए तो यू हैव टू रेफर कंपनीज एक्ट 2013 एंड शेड्यूल 3, क्योंकि अब तो ये प्रैक्टिकली वैलिड ही नहीं है ना जो हम बना रहे हैं अभी। ये जो टी शेप अकाउंटिंग करते हैं, ये प्रैक्टिकली आज के टाइम पे कोई कंपनी नहीं बना रही। इक्की दुक्की भी बची होगी तो मुझे नहीं लगता कि होगी कोई ऐसा, जितनी मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज में है मेरे को नहीं लगता कोई भी होगी। तो शेड्यूल 3 ही फॉलो करना है, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए, आपको अपनी आईटीआर भरनी चाहिए, आपकी टैक्स रिटर्न कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लायंसेस होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए एज पर सेक्शन 44 ए बी, ऐसे कर करके। तो ये सारी चीजें हैं। बट अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये नॉलेज पर्पस बात करी थी, मैं अब आपको ये दिखाने वाला हूँ कि बुक में क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन एन अनसाउंड स्पिरिट, हाइलाइटर भी पेन बना हुआ है, व्हेन एन अनसाउंड स्पिरिट हैज बिकम अ कंपेनियन, है ना, सिंपल है। आप अगर भैया इतनी टफ लैंग्वेज नहीं आ रही, व्हेन पर्सन बिकम्स, अब आप ऐसा लिख लो, देखो सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन मोस्ट रेलेवेंट पर्सन ऑफ अवर पार्टनरशिप फर्म बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। थोड़ा सा मोल्ड करो अकाउंटिंग में, मैं आपको बता देता हूं। देखो आज तक जो हम सीए फाइनल लेवल तक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या फिर एफआर पढ़ रहे हैं, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग से एफआर हो जाता है, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बच्चों। उसमें मैं आपको बता देता हूं, तो हमारा रेशियो है ना, वो होता है 90 और 10। आपके बुक में मैं फिर भी बोल सकता हूँ 80 and 20, बट भैया व्हाट इज 80-20 एंड 90-10? 90-10 इज की 90% प्रैक्टिकल, 10% थ्योरी। सेम इज विद यू, 80% प्रैक्टिकल, 20% थ्योरी। और उस थ्योरी में एक्यूरेसी नहीं चाहता कि भाई आपको भाई बिल्कुल एग्जैक्टली लिखो। आप कोई लॉ का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप कोई डेफिनेशन का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप एक लिटरेचर पेपर नहीं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच का पेपर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मोल्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली याद नहीं होता यार, पूरी चीजें याद नहीं होती। टू बी वेरी जेन्युइन, 1 to 1 स्टूडेंट टू स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं अभी, नहीं होता। ठीक है, when a partner has been permanently unaware of fulfilling his responsibility as a partner rather than
पार्टनर फिलिंग अ स्वीट। भाई अब पार्टनर आपका पार्टनर कहलाने लायक नहीं रहा, भैया क्या हो रखा होगा उसके संग, ऐसा क्या क्या हो चुका होगा। मैंने कहा देखो, इसको यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो इंसॉल्वेंसी से, या फिर बैंकरप्ट से। भाई अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो अब बन गया इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट तो कभी पार्टनर बन ही नहीं सकता ना, तो सिंपल ये चीजें हैं। आगे बात करते हैं, आगे आप हमें बोला हुआ है कि व्हेन अ पार्टनर इज एक्यूज्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग दैट में डैमेज द रिलेशनशिप रेदर देन द पार्टनर ब्रिंगिंग अ स्वीट। देखो मैं आपसे सिंपल कहता हूँ, ये जो डीके गोयल का ये वाला आंसर है ना, पर्सनली कह रहा हूँ, कल रात को ही मैंने सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं आया, सच कह रहा हूँ, पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं आया, क्योंकि आंसर को बहुत कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है। रेदर टीएस ग्रेवाल आपको फॉलो करनी है इस पे। शुरू में ही घुसते ही है कि मतलब व्हाट इज द प्रोसेस, ऐसे करके है कि भाई लिक्विड जो डिसोल्यूशन है वो क्यों क्यों हो सकती है, तो वो सारे उसमें से तीन चार रीजन उठा के डाल दो। इस चीज में टीएस ग्रेवाल वालों ने अच्छा काम कर रखा है, सिंपल सोवर में दे रखा है। अब मैं ये पढ़ा हुआ है ना, पार्टनर रेदर देन द पार्टनर फिलिंग अ स्वीट, ये आपको याद ही नहीं होने वाला। अब रट्टा मार के जाने वाले हो तो अलग चीज है, बट अगर समझने के लिए लिख रहे हो तो देखो, तो सर्कमस्टांसेस लिखा हुआ है, वहां से कॉपी कर लो। वहां पर सर्कमस्टांसेस में आपको लिख दे रहा हूँ, वॉलंटरी लिखा होगा, कंपलसरी लिखा होगा, कंपलसरी में आपको ये सारी चीजें लिखनी चाहिए ना। व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, जो मेन पार्टनर था उसने अब गिव अप कर दिया है। तीसरा, जो हमने प्रोसेस करी थी, जो हमने एम करा था, वो फुलफिल हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, और मैं भी वही मानता हूँ कि प्रैक्टिकली वही ठीक दे रखा है। ठीक है, अपने को तो मार्क्स चाहिए, ये बात बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज लिखकर मुझे कुछ नहीं मिलना, और एक क्वेश्चन के लिए मैं 1 घंटा खा पाऊँ, ये मेरा फास्ट ट्रैक में अब सीन नहीं बन सकता। और जिस टाइम पे मैं और आप खड़े हैं ना बेटा, हम दोनों साथ-साथ खड़े हैं, जो 23rd ऑफ मई है वो बहुत पास दिख रही है, तो मैं अब यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सिंपल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डीके गोयल फॉलो कर रहे हैं, बेटा छोड़ दीजिए। टीएस ग्रेवाल का स्क्रीनशॉट आपको मैं एक काम करता हूँ, इसके लिंक में ही डाल दूंगा इस वीडियो के, मुझे याद रहा तो वैसे मैं डाल दूंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं डाल दूंगा उसका स्क्रीनशॉट, और उसको आपको कॉपी करना है, ठीक है, कि भाई कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं। ओके भैया, ये भी क्वेश्चन क्या आपने जानबूझ के लगाया है, मीन्स इतना छोटा क्वेश्चन? मैंने कहा जी, मैंने बस आपको पढ़ाने के लिए लगाया है, क्योंकि थ्योरी कभी भी प्रैक्टिकल से अलग नहीं हो सकती अकाउंटेंसी की। बाकी सब्जेक्ट्स की हो सकती है, हमारी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि भैया हमें कुछ अलग है। मैंने कहा अलग नहीं है बच्चों, कैसी बात करो, हमें क्या अलग है? अलग ये है कि देखो, अब ये रियलाइजेशन अकाउंट है, किसी बच्चे ने इसकी डेफिनेशन जिंदगी में नहीं देखी, पर भाई बंदा बौखला गया वहां पर कि व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। तो सिंपल है, बनाया है, आप कहोगे हाँ, तो अब लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट इज अकाउंट विच इज प्रीपेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और अब बस ये लिख लिया आपने, खत्म कहानी। अब इसके बाद आपको ये लिखना चाहिए कि भाई इस अकाउंट में है क्या। तो ऑल मतलब फर्स्टली वी ट्रांसफर ऑल द एसेट्स ऑफ अवर फर्म इन द डेबिट साइड ऑफ द क्या कहते हैं realization account, and all the liabilities in the credit side except partners loans and partners capital account, and then we set off our all the liabilities by liquidating our assets। खत्म कहानी। भैया ये क्या बोल रहे हो, जरा हिंदी में बताना। मैंने कहा क्यों, ये हिंदी नहीं थी क्या? मैंने कहा एकदम जनरल इंग्लिश बोली मैंने। देखो सिंपल है कि क्या मुद्दा है, हमें ये बताना है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, जो डिसोल्यूशन के समय बनता है। दूसरा, इसकी डेबिट साइड में हम सारी एसेट्स डालते हैं, क्रेडिट साइड में हम सारी लाइबिलिटी डालते हैं। फिर हम अपनी एसेट्स को बेच बेच कर अपनी लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करते हैं। खत्म कहानी। इन्होंने क्या कुछ अलग लिखा होगा? मैंने कहा अलग नहीं लिखा होगा, ये बात मैं कंफर्म कर रहा हूँ, बट अलग तरीके से लिखा होगा। भैया दोनों अलग अलग है क्या? ऑब्वियसली दोनों अलग अलग है। टू डिस्पोज ऑल द कंपनी प्रॉपर्टीज एंड मेक पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स, मीन इन्होंने पहले ही लिख दिया, बट आप अगर वो वाली लाइन लिखते हो ना कि रियलाइजेशन अकाउंट इज अकाउंट विच इज प्रीपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन ऑफ द फर्म, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। ठीक है, अपने को तो और बेस्ट लाना है ना यार, कल को प्रोफेशनल बनना है। कल को कोई क्लाइंट आ गया थोड़ी कहेगा कि व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ही विल कम टू यू एंड ही विल से कि बेटा हमें ना एक लिक्विडेशन करानी है, सॉरी सर हमें एक लिक्विडेशन करानी है। बेटा तो मैं बोल सकता हूँ सिर्फ तुम्हें, और बेटा भी मैं इसलिए बोलता हूँ कि ठीक है मेरी आदत है। तो आपको क्या बोलेगा वो क्लाइंट आके, वो बंदा आके सामने से प्रोफेशनल आके क्या बोलेगा कि सर हमें तो लिक्विडेशन करानी है। तब आपको आपकी प्रकाश सर की, प्रकाश भैया की बात याद आएगी कि क्या, कि भाई लिक्विडेशन के लिए तो मुझे रियलाइजेशन अकाउंट पता होना चाहिए। तो उसका मतलब ये नहीं तुम वहां छापने लग जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में सारी डेबिट साइड, आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप कर सकते हैं उस चीज को कैरी फॉरवर्ड। ठीक है ना? अब भैया, अब हम तो प्रोफेशनल नहीं हुए, हम सिर्फ ग्रेजुएट हुए, तो देखो मैं प्रैक्टिकली बात बता देता हूँ तुम्हें, क्योंकि 1 to 1 रिलेशनशिप है ये। आप हैं नहीं मेरे सामने, बट आप सब है मेरे सामने, सिंपल। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको ना रियलाइजेशन ओ लिक्विडेशन करने के लिए कोई वो नहीं चाहिए प्रोफेशनल डिग्री, आप ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपको लिक्विडेट करने के लिए कोई प्रोफेशनल बंदा चाहिए तो हायर कर लो, किसी सीए को, किसी एक्चुअरी को, किसी मतलब बहुत बड़े किसी वैल्यूएशनर को हायर कर लो, और वैल्यूअर को करवाओ ये सारी चीजें, और आप अपना शेयर भी रखो अपने पास और उसका भी रखो। आप
खुश मत हो, अभी पहले 12th पे फोकस दो कि हमें तो कमाने का मौका मिल रहा है, कोई मौका नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है? तो रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन, द अकाउंट रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, बहुत अच्छी बात है, नॉमिनल ही है। और सच एन अमाउंट इज टू एक्सेस द बेनिफिट ऑफ द लॉस ऑन द एसेट रियलाइज एंड द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। मैं सिंपल कह रहा हूँ, डीके गोयल वाले थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगा भावुक हो गए थे, बट इनकी भावुकता को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों का टाइम ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब ना ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। भैया ये भी आप बेकार ही बोलोगे। मैंने कहा मैं बेकार बोलूंगा? मतलब मैं बेकार बोलूंगा तुम्हें लगता है? मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है। भाई मेरा मानना है टीचर ही स्टूडेंट है, और टीचर रह भी चुका है। वो सास भी कभी बहू वाला डायलॉग है ना, वो याद रखना। तो एक टीचर भी स्टूडेंट ही है, और एक टीचर जब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होता है, कोई भी टीचर हो, मेरे कितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो मैंने हमेशा रियलाइज करा है कि वो एज अ स्टूडेंट सोचते हैं। तो एज अ स्टूडेंट मैं इसको रटवा नहीं सकता आपको ना अभी इस वीडियो में कि भाई रट लो रट लो रट लो, रटवा नहीं सकता। तो मैंने सिंपल आपको वे बता दिया। अब इसमें मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने ना आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, ठीक है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के नाम से पढ़ाया था वो सेक्शन। अब उसी सेक्शन को ना इन्होंने इस तरीके से लिख के दे रखा है, आप भी उसी लिख लो, क्योंकि ये पूछ रहा है कि भाई सेल ऑफ एसेट्स को आप कहां कहां यूटिलाइज करोगे। तो आ जाओ मेरे संग रिपीट करो। पहला, सबसे पहला क्या बताया था मैंने? सबसे पहला था आउटसाइडर्स को। और आउटसाइडर्स में हाँ जी पार्टनर्स के रिलेटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आउटसाइडर्स ही हैं भाई। रिश्ते धंधा अलग है, रिश्तेदारी अलग है। तो आउटसाइडर एज वेल एज आउटसाइड एज वेल एज रिलेटिव रिलेटिव ऑफ अवर पार्टनर्स, ठीक है? फर्स्ट होता है। सेकंड किसको देते हैं? पार्टनर्स लोन। सेकेंडली वी विल सेट आउट पार्टनर्स लोन। थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल। अगर एक्सेस आ रहा है तो पार्टनर्स विल टेक ऑल द शेयर इन द पीएसआर रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। भैया यही लिखा हुआ है कि प्लीज एक बार पढ़वा दो। मैंने कहा देखो मैं पढ़वा रहा हूं आपको, और आप लोग मेरे साथ बने रहना, आ जाओ जी। देख लो, द सम रिकॉग्नाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। अब मारो इसको गोली, आप यहां पर आ जाओ। सेकंड ऑफ द कंपनी एक्सटर्नल डेप्ट वुड बी पेड ऑफ। एक्सटर्नल डेप्ट यानी कि आउटसाइडर्स। सेकंड, लोन एडवांस बाय पार्टनर्स। भाई जो पार्टनर्स ने हमें दिया हम उसको सेट ऑफ करेंगे। तीसरा, बैलेंसेस ऑफ द स्पॉसेस कैपिटल अकाउंट विल बी रिस्टोर्ड आफ्टरवर्ड्स। मैंने कहा मुझे भी ये लाइन समझ नहीं आई और आपको भी नहीं समझ नहीं, आपको वही सेक्शंस लिखने हैं, हालांकि मैं अब इसको कर दूंगा। इफ एनी अमाउंट एक्सिस्ट इन देयर शेयर रेशियो इट विल स्प्लिट अमंग द पार्टनर्स। देखो बढ़ जाएंगे। अब ये थर्ड वाले पे ना हमारा यहाँ पर हमारी यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। द बैलेंसेस ऑफ स्पाउसेस कैपिटल अकाउंट विल बी रिस्टोर आफ्टरवर्ड्स। तो इसके पीछे का ना मुद्दा ये हो सकता है कि अगर कोई आपकी, मैं मानना चाहता हूँ कि मीन्स अनएक्टिव पार्टनर है, कोई स्पाउसेस हैं, तो उनके अगर कैपिटल अकाउंट से तो बाद में सेट ऑफ करना जो सिर्फ नाम के लिए है। बट अभी के लिए मेरा मानना है कि इस वाले को तो सेक्शंस में भी नहीं दिखाया गया है। ये बिल्कुल बेटा वाहियात बात है कि द बैलेंसेस ऑफ द स्पाउसेस कैपिटल अकाउंट विल बी रीस्टोर आफ्टरवर्ड्स। पता नहीं है किस लाइन किस वे में बोला हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सेक्शन पूरा का पूरा फर्स्ट क्लास में करवाया गया था, वहीं से देखना। क्योंकि ना मैं ये डीके गोयल वालों को ना यही बताना चाहता हूँ, मतलब डीके गोयल वालों को नहीं, मतलब आप लोगों को जिन्होंने डीके गोयल कैरी कर रखी है अपने संग, कि देखो पढ़ो उतना जितना काम करो, पढ़ो उतना जितना काम का हो। नॉलेज एक अलग चीज है, कल कोई रट्टा कोई नहीं पूछने वाला आपसे। आपको बस पता होना चाहिए कि बेटा सेक्शन के हिसाब से, सेटलमेंट ऑफ असेट्स के हिसाब से किस तरीके से आपको चीजें सेटल करनी है। मैंने ड्राफ्टमैन की गलती भी बताई थी वहां पर, उसी चीज को बस मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये किस वे में बोली गई है, क्यों बोली गई है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट है, मतलब सीबीएसई है अपना, कोई दिक्कत नहीं, कर रहा है करने दो, पर आप अपना दिमाग चलो, आपको पास होना है, ठीक है? ओके, ये मैंने 3 आपको क्वेश्चन कराए। भैया अब ये कौन सा क्वेश्चन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मेरी और इंस्टीट्यूट की, जो भी आपका सीबीएसई इंस्टीट्यूट है उसकी बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने सेम कर रखा है प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसीजर पे तो वो भी हाथ नहीं डालते हैं ना कि भाई इसको चेंज कर दें, नहीं। वो काम सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी, अकाउंटिंग बॉडी आईसीआई के पास है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया विद एमसीए। अगर कोई अकाउंटिंग में इतना ड्रास्टिकल चेंज लाना है तो आईसीआई लाएगी, सीबीएसई कभी नहीं लाएगी। बेटा सीबीएसई उनके प्रोविजन को चेपती है कि उन्होंने बनाया, सीबीएसई क्या है ना, हम 12th वालों के लिए बनाई गई है। और उसके बाद प्रोफेशनल बॉडीज शुरू हो जाती है, जैसे कि आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई, ये सब शुरू हो जाते हैं, तो इनको फॉलो करना होता है हमें, ठीक है? ओके, भैया कौन सा अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन भूल जाओ। मैंने डब्ल्यूसीआर के लिए आपको बताया था, मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। मैंने डब्ल्यूसीआर के लिए आपको यह बताया था कि अगर कोई डब्ल्यूसीआर यहां पर बच रहा है, तो डब्ल्यूसीआर की अगर कोई क्लेम है, तो उतना ही क्लेम आपका कहां जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। ये बात मैंने आपको रिवीजन के टाइम पे बताई थी कि अगर कोई डब्ल्यूसीआर है और उसके ऊपर कोई क्लेम है, तो वही क्लेम सिर्फ रियलाइजेशन में जाएगा। और अगर इसका पोर्शन ज्यादा हो रहा है तो भी रियलाइजेशन में जाएगा। अगर कम है, अगर इसका कम है, देखो मान लो कि अगर
10 लाख रुपए का आपका WCR बना हुआ है और 12 लाख का क्लेम है, तो ठीक है, WCR में सिर्फ 10 लाख ही जा सकता है मैक्सिमम, और बाकी का 12 लाख का पेमेंट दिखा दोगे तो एक्सेस लायबिलिटी पेड हो जाएगी, खत्म कहानी डेबिट साइड से। बट अगर अनयूटिलाइज्ड WCR बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर्स को दे दो उनके PSR रेशियो में, बस ये मुद्दा याद रखना है आपको, ठीक है। और जरा देखना शुरू करते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल क्लियर दे रखा है यहाँ पर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1,00,000, ठीक है, अच्छी बात है। एंड देयर वाज नो लायबिलिटी आफ्टरवर्ड्स, भाई क्या करोगे, मनोज एंड नंद, नंद मनोज एंड एम एन, तो एम और एन को किस रेशियो में बांट दोगे, 3:2 के रेशियो में बेटा, यानी कि 60,000 और 40,000 रुपए बांट दोगे आप इसमें। इसमें आपकी और मेरी कोई लड़ाई होनी नहीं चाहिए, हम तो एक ही घर के बच्चे हैं, तो हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एम और एन, 60,000 रुपए बेटा एम को और 40,000 रुपए एन को, खत्म कहानी, पे कर दो, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं है इसमें। क्या एंट्री बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू एम टू एन, अमाउंट जाएगा 1 लाख रुपए WCR में, 60,000 रुपए एम के अकाउंट में, 40,000 रुपए एन के अकाउंट में, बिकॉज देयर इज नो क्लेम। नरेशन जाएगी बीइंग WCR सेट ऑफ, बीइंग WCR राइट ऑफ, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगली पढ़ाओ भैया। मैंने कहा देखो अगली मैं करा रहा हूं, 1 मिनट दे दो बस मुझे। चलिए अगली आ जाते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड, ये मिटा दूं, देख तो लिया ही होगा तुमने, ठीक है, ओके। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टूड एट ₹1,00,000 पे आपने, ये हमारा WCR बना हुआ है, अच्छी बात है। एंड रिस्पेक्टेड ऑफ इट वाज असर्टेन इज 75,000 रुपीज, लो जी लो, 1 लाख रुपए का आपका क्लेम था, जिसमें से 0.75 लाख आपका क्या आ गया बेटा, क्लेम आ गया, तो 0.25 लाख यानी कि 25,000 रुपए, 0.25 लाख 25,000 रुपए, सिंपल। मैं कहता हूं यार तुम लोगों को मैं कंफ्यूज हूं ना, मैं भी कर देता हूं कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूं बिल्कुल सिंपल, आ जाओ। 1 लाख रुपए माइनस करोगे आप 75,000 रुपए, तो बेटा 25,000 रुपए का आपका क्लेम बचा हुआ है अनयूटिलाइज, तो ठीक है, आप पहली एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मैंने कहा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को तो हमेशा डालने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा ना, जी जी जी, याद रखना। तो आपकी सेकंड वाले की पहली एंट्री क्या बनेगी, अगर मैं यहीं दिखा दूं आपको, WCR टू रियलाइजेशन, और मर्ज भी कर सकते हो बेटा, 2M और 2N, भैया कितना कितना, मैंने कहा 1 लाख रुपए तो WCR का था ही था, 75,000 रुपए बेटा इसका क्लेम बन गया, बच्चे 25,000 रुपए, और 25,000 को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 यानी कि 15,000 और 10,000 रुपए, 15,000 रुपए M और 10,000 रुपए N, बीइंग लायबिलिटी सेट ऑफ, ये आपकी सेकंड एंट्री थी। भैया प्लीज एक बार हमें आंसर चेक करा दो, मैंने कहा देखो पहले वाले के लिए तो कोई लड़ाई करना मत, सिंपल लिखा हुआ है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू मनोज टू नंद, जो भी है कर दिया। दूसरे वाले के लिए आपको एक अलग अलग एंट्री करके दिखा रखी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 75,000, और यहाँ भी 75,000, सिर्फ उतना ही जितना हमें यूज करा, बाकी का 25,000 क्या करा ये देख लो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन 25,000, 15,000, 10,000, आप दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हो, ज्यादा टाइम है, प्रेजेंटेशन का टाइम है, तो आप दोनों को अलग अलग दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तीसरी एंट्री ना मैंने इसमें नोट करा देता हूँ आपको बेटा, ठीक है, तीसरी एंट्री है ना इसमें, प्लीज एक बार नोट कर लो, यहाँ पर ना देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000 की एंट्री भी दिखा रखी है, यानी कि पेड ऑफ करा होगा ना, जितने का आपकी लाइबिलिटी रेज हुई थी उतने का पे कर दो, खत्म कहानी, कुछ भी इसमें अलग नहीं करा हुआ है, ठीक है। चलो आपको मैं पढ़ा के लाता हूँ, एंट्री नंबर थर्ड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मैं ये सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूँ, एट ₹1,00,000, कितने का है ये, 1 लाख रुपए का, एंड द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन 1,20,000 रुपए, बेटा ये तो अलग ही बात हो गई, तो WCR से कितना जा सकता है, सिर्फ 1 लाख रुपए, तो एंट्री क्या करोगे, WCR टू रियलाइजेशन 1 लाख रुपए, दूसरी एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000 रुपए, 20,000 रुपए का जो आपका लॉस है वो ऑटोमेटिकली आ चुका होगा। बेटा एंट्री नंबर थर्ड को हम बाद में देखने चलेंगे, पहले इस पे आ जाओ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको कितना बता रहा है, 1 लाख रुपए, एंड द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन 1 लाख रुपए, तो ठीक है, WCR टू रियलाइजेशन 1 लाख 1 लाख, रियलाइजेशन टू बैंक 1 लाख 1 लाख, ठीक है, इसमें मतलब दोनों एंट्री में इसमें 1 लाख आ रखी होगी, ये देख लो आप 1 लाख 1 लाख, ये लास्ट वाली करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और अगर आप थर्ड वाली देखना चाहते हो तो देखो WCR से कितना जा रखा है, 1 लाख रुपए, बट बैंक से पेमेंट होगी 1,20,000 रुपए, क्या कर सकते हैं, जब क्लेम ही 1 लाख का है अपना, तो 1,20,000 की क्लेम का तो सेट ऑफ नहीं दिखा सकते ना, सेट ऑफ तो सिर्फ 1 लाख का ही करेंगे, ठीक है। WCR का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए रिवाइज करवा दिया, ओके। इसके बाद आ जाते हैं एक रियलाइजेशन एक्सपेंस का, जो आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा, और इसमें 2-3 एंट्रीज करानी है मुझे, और सिर्फ मैं डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा आप लोगों के संग। तो सबसे पहली
एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹10,000, सॉरी पहली वाली अलग है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹8,000। बेटा कुछ नहीं कह रखा, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कह रखा, तो रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। दूसरी पढ़ो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹10,000 वर पेड बाय पार्टनर। पार्टनर पे जरूर कर रहा है बट श्योरली वो आपसे रिकवर करेगा, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी सेकंड एंट्री बनेगी। अब देखो तीसरा है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म, देखो किसको मेट करने थे, तुषार को, बट किसने करे हैं, कंपनी ने, तो आप तुषार से पैसे वापस जरूर ले लेना। एंट्री आप करोगे तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, भाई तीसरे में कोई धंधे की बात नहीं हो रही, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। भैया ये तीनों एंट्री प्लीज हमें करा दो, तुषार टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू बैंक, आपको यहाँ पर सारी चीजें करवा दी है। चौथी देखो, सुरेश, अ पार्टनर was paid remuneration of ₹10,000, ठीक है, 10,000 अब उसे रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, एंड ही was to met all expenses, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस को बियर करेगा। तो भाई आपकी एंट्री क्या बनेगी, क्या आपको उसके एक्सपेंसेस से लेना देना है, द आंसर इज नो, आपको उसके एक्सपेंसेस से कोई भी लेना देना नहीं है, आप सिर्फ एक एंट्री पास करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ये 10,000 रुपए पे कर दिया, बट कभी भी हम यहाँ पर अभी पे नहीं करते, हम उसे बाद में पे कर देंगे। तो पहली एंट्री करो, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कौन से पार्टनर है, सुरेश, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सुरेश, आपने 10,000 से कर देना है। आ जाइए, रियलाइजेशन टू सुरेश, क्योंकि अभी पे नहीं करा ना, पे जब करोगे तब का तब देख लेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाली अक्सर क्यों छुपा रखी है, ठीक है। वीरू अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000, भाई वीरू है, उनको हम 15,000 रुपए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ठीक है। ही वॉज टू मेट ऑल द एक्सपेंसेस, सही बात है, यहां तक तो क्वेश्चन सेम है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 वर टू बी पेड बाय फर्म, धोखा दिया है हमें, हमें 15,000 रुपए किसको पे करने थे, वीरू को, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए कितने हैं, 20,000 के, जो भी किसने पे करे हैं, फर्म ने। तो आप क्या एंट्री करोगे इसमें, आपका रियलाइजेशन कितने से जाएगा, तो मैंने कहा देखो मेरा सिंपल मानना है, रियलाइजेशन तो मेरा 15 से हिट होना चाहिए, और 20,000 रुपए तो क्या कहते हैं, इसको बियर करने चाहिए थे, बट ये जो मैंने 5,000 रुपए दिए हैं अभी के लिए, ये जो 5,000 रुपए जो मैंने अभी के लिए दिए हैं, ये मैं रिकवर करूंगा भाई इस पार्टनर से, पक्की बात है, क्योंकि मुझे सिर्फ 15,000 रुपए देने थे, मैंने 20 पे करे हैं, किसके बिहाफ पे करे होंगे, वीरू के, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितने से, मैंने कहा 15,000 से। और दूसरा क्या करोगे, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश ही है, वीरू कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000 रुपए से टू कैश। आओ जरा देख लेते हैं एंट्री नंबर 4 में इन्होंने क्या एजम्पशन लगाई हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वीरू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर एंट्री तो हमें भी पता है, अमाउंट चेक करा दो, मैंने कहा ये देखो 15,000 रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए, मीन्स मीन्स मैं रुक रहा हूं, मतलब अगर आपने किसी पार्टनर के संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा और एक्सेस पेड ऑफ हो रहा है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आप उससे रिकवर करोगे। बट अगर कम हो रहा है तो क्या करेंगे, मैंने कहा आई होप कि आगे ये केस होगा, बट कम हो रहा है तो भी आपको कोई लेना देना नहीं है। लेट्स से कि आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस पे जो रेम्यूनरेशन फिक्स हुआ था वो 50,000 हुआ था और एक्सपेंस सिर्फ 20,000 रुपए हुआ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एंट्री यही कहेंगे, रियलाइजेशन टू वीरू, लास्ट में वीरू टू कैश या फिर वीरू टू बैंक करके आप सेट ऑफ करना चाहेंगे। आपको ना ज्यादा से फर्क पड़ता है ना कम से, जब एग्रीमेंट दे दिया होता है आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप उसकी लाइबिलिटी को कभी भी कंसिडर नहीं करते, वो उसकी टेंशन है, ठीक है। एएमसी सुना है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, तो उसमें आपको सिर्फ 3 या 4 हजार रुपए देने होते हैं किसी भी चीज के लिए, बाकी वो कंपनी झेलेगी, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आपने उसके संग एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है। ओके, आते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं, 15,000 रुपए, वर पेड बाय फर्म ₹10,000 एंड वर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म। क्या बोला हुआ है, 15,000 रुपए अभी तो फर्म ने पे करे हैं, ₹10,000 वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर, भाई पार्टनर बोर्न करेगा, पार्टनर बोल रहा है वो खुद, एंड द बैलेंस बाय फर्म, तो भाई 5,000 रुपए का तो मुझे फर्म पे इसमें दिख रहा है कि फर्म को 5,000 रुपए रखने चाहिए, बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन से कितना, 5,000, कैश में कितना, मैंने कहा ये देख लो पूरा 15,000 रुपए, और जो भी पार्टनर था, क्योंकि इसने बॉन्ड करने थे, इसके बिहाफ पे बस हमने पेमेंट करी है, इसके बिहाफ पे सिर्फ हमने पेमेंट करी है, एंड श्योरली वी वांट टू
सेट ऑफ दिस पेमेंट, हम उसकी डेबिट साइड से इस पेमेंट को सेट ऑफ करना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, Gauri, a partner, was allowed a remuneration of rupees 25,000 rupees, and he was to met all the firm pay, expenses, and firm paid an expense of rupees 5,000 rupees. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 से टू गौरी, ठीक है, गौरी है ना, रियलाइजेशन टू गौरी 25-25 होना चाहिए था। पर ये जो 5,000 रुपए हम तुझे दे रहे हैं, हमारा कुछ मुद्दा नहीं है इसमें, हमारा कुछ भी मुद्दा नहीं है इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, गौरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, 30,000 रुपए से हम पेमेंट करेंगे, 25,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंस जाएगा और 5,000 रुपए बेटा आपका जाएगा गौरी के कैपिटल अकाउंट में, जो आप उससे बाद में जरूर लेना चाहोगे। गौरी कैपिटल अकाउंट, उल्टी एंट्री क्यों कर रखी है? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। फर्म पेड इन एक्सपेंस, ही वाज मेट ऑल द एक्सपेंसेस एंड फर्म पेड इन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 5,000 रुपीज। बेटा यहाँ पर श्योरली ऊपर नीचे कोई गलती हो रखी है, बट आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप ध्यान से बात समझो। जो मेरी एजम्पशन कहती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, गौरी कैपिटल अकाउंट को आपने 20,000 रुपए तो दिए हैं। यहाँ पर मुझे रेम्यूनरेशन अलाउड टू गौरी एंड पेड बाय द फर्म डिडक्टेड आउट ऑफ हिज, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ना इन्होंने एक एजम्पशन ये लगा रखी है कि भाई हमने गौरी को 25,000 रुपए नहीं, हम जो एंट्री कर रहे थे वो 30,000 रुपए से करते, ठीक है। हम यहाँ पर क्या एंट्री करते? 30,000 रुपए से करते। यहाँ पर गौरी के अकाउंट में मैं डालता यहाँ पर 5,000 रुपए, ठीक है, और टू बैंक अकाउंट में डालता मैं पूरे के पूरे 25,000 रुपए, ठीक है। अब मेरी एजम्पशन के हिसाब से आप ध्यान से समझना, आपने गौरी को कितने देने चाहिए थे? 20,000 रुपए। यहाँ पर भी गौरी को 20,000 रुपए होंगे, क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट में आप पेमेंट कर रहे हो 25,000 रुपए की, और ये वाली जो पेमेंट कर रहे हो, ये दोनों आप इससे मांग लोगे ना गौरी से। मीन सिंपल कहना है, मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। मैंने जो एजम्पशन लगाई, वो मैंने एजम्पशन ये लगाई कि मैं गौरी को 25,000 की ही पेमेंट करूंगा। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, मेरी जो एजम्पशन थी मैं वो एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं जो एंट्री करता, रियलाइजेशन गौरी टू बैंक, ये एंट्री करता मैं। 25,000 रुपए में मैंने गौरी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, 25,000 रुपए में मैंने गौरी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मैं यहाँ पर इसको 25,000 दे देता, बट क्योंकि 5,000 रुपए एक्सपेंस मुझे बियर करने पड़े, जबकि करने किसको चाहिए थे? गौरी को। तो 25 + 5 30, तो 5,000 रुपए मैं गौरी से ले लूंगा। अब सिंपल मेरा मुद्दा समझना, ये एंट्री कर लो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आप ये एंट्री कर लो। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस को कितना दिखा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंस मैंने कितना दिखा रखा है? सिर्फ और सिर्फ 25। यहाँ पर कितना दिखा रखा है? 25। गौरी को यहाँ पर आपने कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपए आपने पे नहीं करे, बाद में सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो आप, मीन्स उसको आप एक्सेस क्लेम दे दोगे, पर 5,000 रुपए आप उसको कैश में पे कर रहे हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। आप ये एंट्री पास करें, ये एंट्री पास करें, दोनों में गौरी को सिर्फ मिलने कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 25,000 रुपए आप उसे पे कर चुके थे। ये देखो, ये बैंक अकाउंट में गौरी भी जाएगी, पक्की की बात है। और 25,000 में से आप 5,000 रुपए माइनस करोगे तो गौरी का अकाउंट 20,000 रुपए जाएगा, खत्म कहानी। अब यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर सकता ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट गौरी टू गौरी, नहीं कर सकता। या तो मैं अलग अलग एंट्री पास करूं, सबसे पहली एंट्री में पास करूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरी कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000 से, ये मैं पहली एंट्री करूंगा। तो या तो ये तरीका कर अपनाओ, क्यों मर्ज मत करो फिर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरी कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपए 25,000 रुपए, भाई मैंने रेमुनरेशन फिक्स कर दी। फिर 5,000 रुपए मैंने बियर करे है ना, तो मैं एंट्री करूंगा गौरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप देख रहे हैं गौरी से गौरी सेटल्ड होगी कितनी? 5,000 रुपए, 20,000 रुपए इस पे आ जाएगी चीजें। मीन्स मैं जो कहना चाहता हूँ वो दोबारा से समझ लो। रियलाइजेशन टू गौरी, ये पहली एंट्री, और दूसरी में करता गौरी टू बैंक। यहां मैं बेटा करता 5,000 से, और यहां मैं करता 25,000 से। अब देख सकते हैं आप उसका क्रेडिट बैलेंस कितना आ जाएगा? 25,000, और डेबिट वाला अगर 5,000 माइनस करोगे तो पूरा का पूरा कितना आ रहा है? 20,000 रुपए। बेटा अकाउंटेंसी है, अपनी अपनी एजम्पशन लगा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसी चीज को अलग तरीके से दिखा दिया, आप चाहो तो इससे दिखा दो। और मेरा तो सिंपल मानना है कि आप ये वाली दो अलग अलग एंट्री करना, रियलाइजेशन एक्सपेंस अलग दिखाना, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है आप अलग अलग करने की सोचोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गौरी कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000। फिर आपने 5,000 रुपए पे करे हैं ना, कैश में पे करे हैं, तो आप उस 5,000 की पेमेंट दिखा दो। क्या दिखाओगे 5,000 की पेमेंट?
कि भाई हमने पेमेंट करी है किसको, गौरी के बिहाफ पे, तो गौरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपए, आपका गौरी का अकाउंट सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी एजम्पशन लगा सकते हो। मेरे लिए बेस्ट एजम्पशन ये वाली रहेगी, लास्ट वाली जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाली जो एंट्री करी है इन्होंने मर्ज करी हुई है, मेरे हिसाब से इतनी रेलेवेंट है नहीं, बट हाँ ठीक है, इन्होंने भी कैपिटल अकाउंट को तो 25 ही कर रखा है और बाद में दोनों एंट्री को मर्ज कर दिया। रियलाइजेशन से रियलाइजेशन यहाँ पर कैंसिल हो नहीं सकता था, तो मेरे लिए तो ये वाली एंट्री सही। ठीक है, दोनों एंट्री का सोर्स एकदम सेम है, बस क्या है, थिंकिंग प्रोसेस और ट्रीटमेंट अलग अलग है, बट रिजल्ट दोनों के अल्टीमेटली सेम आएंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए लाया था इसमें 5। बताइए इस क्वेश्चन को ऑप्ट करने के पीछे का एक लॉजिक है, और वो लॉजिक बहुत क्लियर है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑप्ट करने के पीछे का जो लॉजिक है, वो लॉजिक इसीलिए क्लियर है क्योंकि मैं ना शुरू में आपको हैवी क्वेश्चंस नहीं डालना चाहता था, तो मैं आपसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहा हूं, और ऐसे करते करते हम आज का जो सेशन है इसको ऑफ कर देंगे। देखो, सबसे पहले पी क्यू आर शेयरिंग गेन्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, सॉरी। They decided to dissolve their firm on 31st March 2018। इस दिन से इनकी लिक्विडेशन होगी। ठीक है, अच्छी बात है। फिर बोल रहे हैं डेट्स ऑन विच देयर बैलेंस शीट स्टैंड्स एज अंडर, ये उनकी बैलेंस शीट है। इस क्वेश्चन को मैं धीरे से सिले करा रहा हूं ताकि मैं इसमें आपसे सारी प्रोस्पेक्टिव आपसे डिस्कस कर सकूं। भाई आपको यहाँ सारी चीजें दे रखी है, क्रेडिटर बिल्स पेबल्स लोन फ्रॉम पी रिजर्व फंड, ये सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर प्रोविजन डेटर्स स्टॉक बैंक सब चीजें दे रखी है, बट मेरा मुद्दा शुरू होता है यहाँ से, मेरा मुद्दा शुरू होता है यहाँ से। अब यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पी एट देयर बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कौन ले गया भाई, ये पी ले गया है, तो इन्वेस्टमेंट पे तो एक टिक बनता है कि इसके एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, फर्नीचर इज टू बी टेकन ओवर बाय क्यू फॉर ₹20,000। कहाँ है भाई फर्नीचर, तो फर्नीचर ये रहा, ये पी ले गया और इसको क्यू ले गया, आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स हैं कितने के, 80,000 रुपए के। अब 80,000 का आप 95% निकालोगे, तो यानी कि जो क्रेडिटर्स पे हो रहे हैं वो ₹76,000 के पे हो रहे हैं। चलो एनालाइज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन आपके संग, और कुछ नहीं कर रहा। अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक 80% लॉस दिख रहा है। अब लिखते हुए चलते हैं, स्टॉक 80% यानी कि 1,50,000 का 80%, 1,20,000 रुपए। डेटर्स 65,000 रुपए तो बोला हुआ है, डेटर्स 65,000 रुपए, ये सब चीजें रियलाइज हो रही है। मशीनरी एट 30% लेस यानी कि 70% पे हो रही है, तो 90,000 इंटू 70, तो अब 63,000 आप इसको मान सकते हो, तो 63,000 रुपए। बस भैया एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसकी पेमेंट दिखा दी, इन सब के रियलाइज दिखा दिया, व्हाट टू डू विद दिस, इसका क्या करना है। आप हमें प्लीज ये बता दो, इसका क्या करना है, इस 10,000 की पेमेंट का क्या करना है, इसका क्या करना है। मैंने कहा आप मेरे नोट्स पढ़ लो एक बार। उस नोट्स में मैंने आपको क्लियरली लिखाया हुआ है कि लाइबिलिटी एसेट्स तब रियलाइज्ड होंगे जब उसको क्वेश्चन बोलेगा कि भाई ये रियलाइज हुआ इतने में, ये रियलाइज इतना में हुआ है। अगर कितनी भी बड़ी एसेट्स रखी हुई है और उसके रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में क्वेश्चन शांत है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप उसकी रियलाइजेबल वैल्यू मानोगे जीरो, जीरो। बट यहां पर आप लाइबिलिटी पे ये रोल नहीं लगा सकते। अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, उसकी पेमेंट वैल्यू जो है वो होगी एग्जैक्टली बुक वैल्यू, जितने में बुक है। तो अगर बीपी के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कह रखा, दैट मीन 10,000 रुपए के बीपी हमने 10,000 रुपए में ही पे करे होंगे। क्वेश्चन का मुद्दा यह है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 रुपए के हैं, तो 2,000 रुपए तो भाई हमने पे करे हुए हैं। आ जाओ, सबसे पहले मैं 2,000 रुपए दिखा के खत्म करूं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 रुपए, ये लो, ये लो, सेट ऑफ कर दिए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, पहले यहाँ सारी आप एसेट्स लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि वो सारी चीजें हमने रियलाइज करी या नहीं करी। तो बैंक अकाउंट एसेट्स 1,20,000 थी जी, 1,20 थी। 65,000 रुपए के डेटर्स थे जी, थे। आपकी मशीनरी 63,000 की थी, ये आपकी रियलाइजेबल थी, हमने पहले ही कर ली, सारी चीजें मैंने यहाँ पर डाली आपकी। ठीक है भाई, यहाँ पर क्रेडिटर भी आ गया, बीपी भी आ गया, भैया और कुछ भी आया, मैंने कहा नहीं, ये फिर आपका प्रोविजन आ गया, क्योंकि एसेट्स के सारे प्रोविजन क्रेडिट साइड सिर्फ नाम के लिए आते हैं, पेमेंट नहीं होती, सिर्फ नाम के लिए आते हैं। ठीक है, ओके। अब भैया यहाँ टेकन ओवर था, तो इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू, तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट ये इन्वेस्टमेंट ले गया भाई, क्या ले गया, ये हमारी इन्वेस्टमेंट ले गया। क्यों क्या ले गया था भाई, क्यों ले गया था हमारी फर्नीचर को, तो देखो भाई क्यूज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर 40,000 20,000। अगर आप इसका कैपिटल अकाउंट साथ साथ बना रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूं भाई, टेकन ओवर है ना, तो ये देखो रियलाइजेशन से 40,000 की इन्वेस्टमेंट लाया था,
रियलाइजेशन से 20,000 रुपए की ये फर्नीचर लेके आया हुआ है, तो हमने दिखाना शुरू कर दिया यहाँ पर साथ। ठीक है, साथ साथ चलो क्योंकि सारे अकाउंट साथ साथ बनते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स की पेमेंट 76,000 रुपए हो रखी है क्या? आ जाओ देख लेते हैं। बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 76,000 रुपए और 10,000 रुपए का बीपी। लो, यही बात तो मैं आपके संग कर रहा था कि बीपी की पेमेंट करनी थी। नहीं बोला है तो भी आपको बीपी की पेमेंट करनी चाहिए। मींस अगर कोई क्वेश्चन में कोई भी लाइबिलिटी आपकी साइलेंट रह गई, उसकी पेमेंट होगी, उसकी पेमेंट श्योरली होगी आपके संग। ठीक है, तो 10,000 की आपने पेमेंट कर दी। उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ और भी चीजें बची हुई हैं। लोन फ्रॉम पी, तो पी कौन है? हमारा पार्टनर है, तो ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए भाई, इसको इग्नोर कर देना। नहीं, ये रियलाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकता। इसके लिए अलग से अकाउंट बनाओ, अलग से करो इसकी पेमेंट। अभी कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं, नहीं। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं। मशीनरी कितने की आपकी? 63,000 रुपए की। ये सब तो रियलाइज हो गई। अब आपने सारी चीजें कर ली, आप इसमें कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। रियलाइजेशन एक्सपेंस भी मैंने डलवा दिया। आप इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड देखोगे तो यहाँ पर हमारा आ रहा है रियलाइजेशन का लॉस। क्या आ रहा है? रियलाइजेशन का लॉस, जो कि हमने पी क्यू आर में 2:1 के रेशियो में लग रहा है, मैंने बांट दिया। 2:1 के रेशियो में मैं बांट चुका हूँ। आगे चलते हैं, क्या दिक्कत है? पी का लोन अकाउंट है। अब यहाँ पर ये देखना है कि पहले यहाँ पर ना आपको आना चाहिए बैंक अकाउंट। आपको आना चाहिए बैंक अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस था 30,000 रुपए और 248 का एसेट रियलाइज का आ रहा है। भैया ये कौन कौन सी वैल्यू है? मैंने कहा स्टॉक, मशीनरी, और भी एक चीज थी मैं जो स्किप कर रहा हूँ, स्टॉक, मशीनरी एंड डेटर्स। ठीक है, तो ये डेटर्स ये सारे, और बैलेंस भी दिखा देता हूँ आपको। 248, ये लो जी, 248, ये पूरा का पूरा उठ के आ गया यहाँ पर। भैया ये आर कैपिटल अकाउंट है, मैंने कहा बाद में देखेंगे, अभी छोड़ दो इसको। रियलाइजेशन अकाउंट देखो कितने का आ रहा है? 76,000 रुपए और 10,000 रुपए। 76,000 रुपए की पेमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि 80,000 रुपए का हम 5% उस पर दे रहे थे। 80,000 को हम लेस 5% डिस्काउंट में दे रहे थे, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 76,000 आएगा। और 10,000 रुपए के लिए क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो इसको टोटल करोगे तो 86,000 आएगा आपका। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के थे? 2,000 रुपए के थे। ये दोनों चीजें हमने रियलाइजेशन से उठाई। फीस लोन अकाउंट की पेमेंट करी होगी, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा बच रहा है, तो अब देखो अभी पैसा कितना बच रहा था, तो 2,48,000 रुपए हमारे पास थे। 30,000 रुपए क्या कहते हैं पहले के बचे हुए थे, तो 278 का बैलेंस था हमारे पास, जिसमें से हमने पेमेंट करी बेटा 86,000 के आउटसाइडर्स को पेमेंट कर दी हमने, और 2,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंस हमने बुक करे, तो 1,90,000 रुपए की पेमेंट बच रही है अपनी। कितने की? 1,90,000 की पेमेंट हमारे पास नगदी बची हुई थी, कैश बचा हुआ था। तो इस कैश को मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगा? तो सबसे पहले आप किसका लोन पे करेंगे? आप पार्टनर्स का लोन पे करेंगे, क्योंकि आउटसाइडर की लाइबिलिटी सेट ऑफ हो चुकी है। आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी सेट ऑफ हो चुकी है, तो इस 1,90,000 रुपए में से मेरा पी का जो लोन था वो देख के आ जाता हूँ मैं, कितना पी का लोन है। पी के लोन नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पी का लोन 20,000 रुपए। तो इस 1,90 में से आप 20,000 रुपए बांट दोगे तो 1,70 का बैलेंस बचेगा आपके पास। और अगर आप यहाँ आकर देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में पेमेंट करके दिखाई हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1,70 का बैलेंस मेरे पास बचा हुआ है। मैं अभी इसको भूलकर आगे चलने लग जाता हूँ। मैंने ये बांट दिया रिजर्व फंड, फ्री रिजर्व से मैंने बांट दिए। मैंने इस अकाउंट्स में रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस था वो बांट दिया। 40,000, 20,000, 20,000, जितनी भी चीजें थी वो मैंने सेट ऑफ कर दी। खत्म कहानी। अब करना क्या है मुझे? मुझे अकाउंट को करना होता है क्लोज। भाई मेरा कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, मेरी कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, मेरे को सबका बैलेंस चाहिए नील। ठीक है, तो अब है क्या, सारा बिजनेस पार्टनर्स का था, तो पार्टनर्स को ही सारी चीजें अब दे दा के खत्म करो। और अगर कोई चीज लेनी है तो ले ला के खत्म करो। मीन सबके आपस में हाथ हाथ मिलवा दो कि भाई खत्म करो चीजें। अगर आपको किसी को देनी है तो दे दो, लेनी है तो ले लो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 2 लाख रुपए पी का ओपनिंग बैलेंस था और 4,000 रुपए आपको क्या मिले हुए हैं इसके रिजर्व के, आपने इसको दिए हुए हैं, तो ये 2,04,000 रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं? 2,04,000 रुपए बनते हैं। अब इस 2,04,000 में से रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट ले गया ये 40,000 की इन्वेस्टमेंट ले गया। फिर ये 40,000 का इसने लॉस बियर करा, यानी कि 80,000 रुपए तो इसके कम हो गए। 1,70 को मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं कि 1,70 का मेरा कैश बचा हुआ है। चलिए, तो 2,04,000 रुपए में से 2,04,000 रुपए में से 80,000 रुपए तो भाई ये ले जा चुका है। 40,000 रुपए किसके ले गया? इन्वेस्टमेंट के रूप में। और 40,000 रुपए इसको रियलाइजेशन का लॉस बियर करना पड़ेगा, तो 80,000 रुपए तो इसको पेमेंट हो चुकी है एक तरीके से। मेरे हिसाब से इसको पेमेंट होनी चाहिए 1,24। अब आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ सीडी लिख देंगे, यहाँ सीडी लिख देंगे। मैंने कहा मालिक वही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वही लिखो, बट मेरी एक बात याद रखना, सीडी लिखने के बाद काटना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सीडी क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस उस बिजनेस के लिए होते हैं जो बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं। डिसोल्यूशन में कोई कंटिन्यू नहीं होना, तो उस सीडी के बगल में आप ब्रैकेट में लिख दो। भले अगर गलती हो भी गई कि बी बैंक पेमेंट, क्या करिए आपने बैंक पेमेंट करनी है 1,24,000 की, और इस 1,24 की पेमेंट आप यहाँ पर लाके दिखाओगे कि भाई हमने 1,24 की पेमेंट कर दी। भैया पी क्या कोई अलग था जो आपने इसकी सबसे पहले ट्रीटमेंट करी? मैंने कहा नहीं बेटा, पार्टनर्स में कभी भी आपको ऐसा डिसाइड नहीं करना कि किसकी पेमेंट पहले हो गई।
मैंने सिर्फ क्वेश्चन को एक समझा है और उसको एक वे में दिया है। ये मत कहो मेरे से कि 1/24 की पेमेंट पहले क्यों कर रहे हो, पी की क्यों कर रहे हो? मैं तो आर को देने के लिए रेडी हूँ, आ जाओ आर पे आ जाओ। भैया आर को दूंगा नहीं, मैं उससे लूंगा वैसे। चलो, आर की देखना 2000 रुपए की आपकी ओपनिंग था, 2000 रुपए का उसका रिजर्व मिला, 20,000 रुपए का तो उसका रियलाइजेशन लॉस हो रहा है। 4,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 20,000 रुपए का रियलाइजेशन लॉस ले रहा है ये, तो 16,000 रुपए तो मैं इससे मांगूंगा। भाई तूने बहुत लॉस खा रखा है, तेरी कोई कैपिटल नहीं है, तेरा कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे बिजनेस के अंदर। कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तेरी? 2,000 रुपए। और तू हमारे से शेयर कर रहा है, जहां पर ए की बी की देखो वैल्यूएशन कितनी है, 2 लाख रुपए। क्यों ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है? 1 लाख रुपए। तूने कितना कर रखा है? 2,000 रुपए। दैट मीन तेरी ड्रॉइंग्स इतनी रही है पूरे साल। तो ऐसा नहीं होता कि धंधे में तू आए और लॉस दिख जाए तो तू सिर्फ अपना पैसा निकालना शुरू कर दे और तू खुश हो जाए ना। अब तू पेमेंट करेगा, कितनी पेमेंट करेगा? तो तू 16,000 रुपए की पेमेंट करेगा, क्योंकि तेरा शेयर बनता था 20,000 का, जिसमें से 4,000 रुपए तो हमने काट लिया, 16,000 की पेमेंट ला। ये देखो 16,000 की पेमेंट। आर का सेम करोगे तो आर को देखो, क्यू को पेमेंट हो रही होगी 62,000 रुपए की, तो क्यू के पेमेंट हो रही है। और आपके जैसे ये दोनों साइड आप ओपन क्लोज करोगे, ये आपके सेट ऑफ हो जाएंगे। भाई 170 आ रहा था ना मेरा, अब 170 में से मैं कह रहा हूँ 1,24,000, और ये बात देखो, 1,70,000 में से मेरा 170 बचा हुआ था। मेरे को पेमेंट करनी है किसको? 1,24,000 रुपए मेरे को पेमेंट करनी है पी को। माइंड माई वर्ड्स, 46,000 रुपए बचेगा। कितना बचेगा? 46,000। अब मेरे को 62,000 की पेमेंट करनी है क्यू को। मैंने पेमेंट कर दी, मैंने 62,000 की पेमेंट कर दी। भैया पागल बना रहे हो? मैंने कहा क्यों? आपने कहा 170 में से अगर आप 124 की पेमेंट कर रहे हो तो 46,000 रुपए बचता है। मैं एक बार फिर से कर लूं, 170 में से आप 124 की पेमेंट करो तो 46,000 बचता है। बेटा आप 46,000 रुपए से, सर आप 46,000 रुपए से पेमेंट कैसे कर सकते हो 62,000 की? मैंने कहा बात तो सही है, पर अभी तक मुझे मुझे ये चीज पता नहीं चली कि मैंने ऐसा क्यों करा। तो आपने कहा हम बताते हैं ना, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? भाई आप 46,000 की पेमेंट करने चले हो, आपने देखो 170 में से कितने की पेमेंट कर दी? 1,24,000 की पेमेंट कर दी किसको? पी को। आपका जो बैलेंस बचा हुआ है 46,000 रुपए। आपको क्यू को पेमेंट करनी है 64,000, 62,000 रुपए। किसको पेमेंट करनी है? क्यू को। तो आपका ये शॉर्ट आ जाएगा 16,000 रुपए, और ये 16,000 रुपए कौन पे करेगा? आर। खत्म कहानी। और ये देखो आप आर से पे भी करवा रहे हो, खत्म कहानी। बाद का कोई धंधा नहीं है, बाद में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बाद में तुम दोनों सेट ऑफ, तीनों सेट ऑफ करते रहना, पर पहले धंधा बंद करो पूरा का पूरा। तो सिंपल कहानी ये निकल के आती है कि अगर किसी पार्टनर ने बहुत कम इन्वेस्ट करा हुआ है, तो उसको शायद उसका क्लेम पे करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनरशिप इतनी आसान नहीं होती कि सिर्फ आप सिर्फ शेयर देते चले जाएं और आपका काम बन जाए। जो पार्टनर ने एक्सेस पे करा है तो एटलीस्ट उनका कैपिटल उनको रिफंड जाएगा। ठीक है, ये सारी मुद्दा था हमारा। छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसीलिए चुना ताकि ठीक था ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चुना था तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रिवाइज कराने के लिए, और दूसरा ये रिवाइज कराने के लिए, और एक और चीज कराऊंगा भैया, सब कराने के लिए क्या? मैंने कहा फीलिंग समझा करो। सारी चीजें तो डिस्कस मैं करना भी नहीं चाहता तुम लोगों से, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको वो इनपुट्स देना चाहता हूँ कि जो आपको काम में आए, और सिर्फ 12th में काम ना है, सिर्फ आपको आगे भी काम आए। कि आप ये मत सोचिए कि अगर आपके आगे जाके रियलाइजेशन नहीं है, बेटा ये प्रोसेस है, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। आगे जाके हर हर ब्रांच में, हर मतलब यानी कि आप बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, बीएससी कर लो, टीसीएस कर लो, मतलब जो भी कॉमर्स रिलेटेड कोर्स है वो कर लो। आपको सिंपल एक चैप्टर पढ़ना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, और उसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट फिर से बनाना है। तो अगर आपके बेस ढीले हैं ना, तो वहाँ टीचर आपकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे। नहीं, वहाँ पर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से 90 बच्चों को रियलाइजेशन अकाउंट आता है, तुम 10 को कोई नहीं पूछने वाला। अब हाँ, ये मत बोलना कि सर ऐसे टीचर नहीं होते, दिस इज नॉट एथिकल। बेटा वो सब्जेक्टिव है, वो टीचर टू टीचर वेरी करता है कि वो आपको बताते हैं नहीं बताते, और वो वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूट का नहीं कह रहा कि मैं करूंगा, नहीं नहीं, सिंपल है। वहाँ उनकी भी गलती नहीं है। जब 200 बच्चों में से 190 बच्चों को, या 100 बच्चों में से 90 बच्चों को वो आ रहा है और 10 बंदों को नहीं आ रहा, दैट मीन 10 बंदों की बहुत बड़ी ढील रही होगी 11th-12th में। तो इतनी भी ढील नहीं छोड़नी है लाइफ में कि आपको हर कोई हल्के में लेने लग जाए, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज़ अवर लाइफ, दिस इज़ अवर करियर, दिस इज़ अवर इनकम। ठीक है? भैया इनकम तो आपकी है, ये ट्यूशन पढ़ाते हो, इससे पैसे आ जाते हैं। मैंने कहा तो तुम्हारी भी बनेगी नालायकों, क्योंकि इसी को करके तो तुम प्रोफेशनल्स बनोगे ना, और तभी क्लाइंट से तो पैसा लोगे। हर एक जर्नल एंट्री का पैसा लेना है तुम लोगों को आगे। याद रखना, कोई अब इतनी बड़ी कंपनी, लेट्स से ग्रोफर्स आपके पास आते हैं, ग्रोफर्स के मालिक आते हैं, वो कहते हैं कि हमें अकाउंटिंग करानी है, तो तुम पैसे लोगे ना, फ्री में थोड़ी कर दोगे, एनपीओ थोड़ी है तुम्हारा। सिर्फ तुमने एनपीओ पढ़ा है, करना कुछ नहीं है। ठीक है? ओके, ए इज़ नोन बी, ये सारी चीज़ें बताओ भैया, जल्दी बताओ। मैंने कहा देखो, इज़ इक्वल टू फर्नीचर, मैं एक चीज़ पढ़ लूँ बस। हाँ, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले ये डब्ल्यूसीआर देख लो। डब्ल्यूसीआर के लिए बेटा ये वाली रिलेशन है। आ गया। देयर वाज अ क्लेम ऑफ 64,000 रुपए फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म, इट हैज टू बी पेड। अब मेरे को ध्यान से सुनो, यहाँ पर ना मैं इनका पहले आपको ट्रीटमेंट दिखाऊंगा।
20,000 रुपए का क्लेम था। मेरे बच्चे अंदर से चिल्ला रहे होंगे, भैया 6400 रुपए पे कर दो, 6400 रुपए पे कर दो, और भैया जितना बचा हुआ है यानी कि 13,600 रुपए, ये 13,600 रुपए भैया गरीबों को दे दो। किन गरीबों को दे दो? मैंने कहा ये एबीसी को दे दो। पर आप देखोगे यहाँ पर डीके गोयल ने एक अलग सोल्यूशन कर रखा है। इन्होंने पूरा का पूरा रिजर्व बांट दिया है। इनका कहना है ये रिजर्व, ये क्लेम, ये इस रिजर्व पे लाई नहीं करता। ठीक है, बट मेरे हिसाब से गलत। मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, एरर्स हो सकती है, क्या पता अब न्यू मॉडल में चेंज भी कर दिया हो इन्होंने, कहाँ के स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं मुझे नहीं पता। वैसे मैंने कल रात ही डाउनलोड करे उनके अपडेटेड वेबसाइट से। बट ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल। आपको क्या करना है मालिक, इन्होंने ना यहाँ पर कुछ नहीं करा हुआ, इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं डाला हुआ, इन्होंने सीधा पेमेंट करके दिखा दी। कितने की बोल रहा था मैं यार, अभी 6400 रुपए की यहाँ पर इन्होंने देखो डायरेक्टली पेमेंट करके दिखा दी। कौन सी पेमेंट? 6400 रुपए की, ये वाली डायरेक्टली पेमेंट करके दिखा दी। बट मेरा मुद्दा यहाँ पर ये था कि यहाँ पर 6400 रुपए का क्लेम मेरे को दिखाना चाहिए बाय WCR के नाम से। मैं यहाँ पर एक क्लेम दिखाना चाहूंगा बाय WCR के नाम से 6400 रुपए का, और उसकी पेमेंट यहाँ पर दिखाता हूँ मैं 6400 रुपए की। और जितना भी 13,000 कितने का अमाउंट बचा हुआ था वो मैं बांटता किसमें? एबीसी में। मेरा आंसर बिल्कुल वेरी नहीं करता। मेरा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसका आंसर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता था, क्योंकि रियलाइजेशन लॉस यहाँ पर ज्यादा दिख रहा था। बट मेरे हिसाब से मेरे सारे आंसर सही करते, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने रियलाइजेशन लॉस ज्यादा दिखा दिया है, और यहाँ पर इसको भी दिखा दिया, कम दिखाया है, और यहाँ पर इनको पेमेंट कर दिया है। उसमें क्या होता कि मेरा रियलाइजेशन लॉस बिल्कुल नल आता, क्योंकि यहाँ पर 6400 रुपए से कम आता ना। देखो, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर 6400 रुपए से, सॉरी, ज्यादा आता, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डेबिट साइड है वो 6400 से ज्यादा हो रही है, बट अब मेरा 6400 रुपए से क्या आता? कम। कोई बात नहीं। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने WCR में बेनिफिट्स दे रखे हैं। मैं WCR में बेनिफिट्स नहीं देता, मैं बेनिफिट देता रियलाइजेशन लॉस में, क्योंकि मेरा रियलाइजेशन लॉस क्या आता? कम आता। ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है। बट आपको ये फॉलो करना है, आप ये कर लो, वो फॉलो वो करना है, वो कर लो भैया। आंसर किस में मिलेंगे? दोनों में मिलेंगे। बट मेरा मानना है कि अगर उसका रिजर्व बना हुआ है तो बेफालतू में से यूज मत करो, बेफालतू में से मत करो। आंसर तो आ ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। अकाउंटेंसी की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आप प्रोफेशनल बन जाओगे ना, 1-2 साल बाद जब आप 12th के क्वेश्चन देखोगे, आंसर आप ऐसे ही मैच करा दोगे, कैसे भी करके आप मैच करा दोगे। मैं इतना मानता हूँ, इतना कैलिबर है आप में। बट यहाँ पर मेरा मुद्दा यही था कि इनका ट्रीटमेंट अलग है, बट आप एक प्रोफेशनल दिमाग लगाओ, एक करियर ओरिएंटेड दिमाग लगाओ, कि अगर हमने उसका रिजर्व बना रखा है तो उसकी लाइबिलिटी उसी से सेटअप होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका लाइबिलिटी है वो उसी से सेटअप कर रही है मैंने। ये मेरे को पहला मुद्दा बताना था। दूसरा मुद्दा मेरा यहाँ पर यह आता है कि भाई ये गुडविल का क्या करना है। तो देखो, मैंने गुडविल की ना यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ी, तो गुडविल को यहाँ पर डालना जरूर है बेटा। 18,000 रुपए से राइट ऑफ मत करना, बिकॉज मैंने गुडविल के लिए आपको बता दिया था कि इट विल ट्रीटेड एज नॉर्मल एसेट, इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। बट यहाँ इसकी कोई रियलाइज वैल्यू नहीं है, तो नहीं रहने दो। ठीक है, दूसरा मुद्दा हो गया मेरा। तीसरा मुद्दा था मेरा एज लोन। तो एज लोन को तो मैं बजाय भाड़ में, मैं अब बाद में ट्रीट करूंगा। और मिसेज एज लोन देखो, दिखा देता हूँ मैं आपको। 16,000 रुपए मिसेज एज लोन आ रखा है, और उसकी पेमेंट भी करके दिखा रखी है। बट ए के लिए क्या करा होगा? तो ए के लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनाया हुआ है बीडी, और बाद में पेमेंट। यही बात डिस्कस करनी थी। आओ आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लाया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इसके लिए लेके आया था। पढ़ना इस वाली एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ो, और यहाँ पर इस वाले को ले लेना। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पर आपका बैंक लोन था 20,000 रुपए का, सिर्फ इसके लिए, एक एडजस्टमेंट के लिए उठा के लाया हूं पूरा क्वेश्चन। बैंक लोन था 20,000 रुपए का। आप क्या कह रहे हो? द बैंकर एक्सेप्टेड द फर्नीचर इंक्लूडेड इन सन्ड्री एसेट्स में कितने रुपए का? हैविंग अ बुक वैल्यू 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन क्लेम टू हिम, लोन गिवन टू हिम, या फिर अस हो सकता है, बाय देम। ठीक है, लोन गिवन बाय देम। तो सिंपल है, 20,000 रुपए की लाइबिलिटी सेटअप कितने की हो रही है? 18,000 की। मेरा सिंपल ये मुद्दा था यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना है। 20,000 रुपए का बैंक लोन यहाँ दिखाना है, बट यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं आनी चाहिए, कोई पेमेंट नहीं होती। आपको मैंने कल की क्लास में ही बताया था, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव है। मैंने जहां पर शायद वो 34,000 और 37,000 का था, मैंने लिख के दिखाया था ना, कोई पेमेंट नहीं होती कभी भी। अगर आप वो लिख के दिखाओगे तो देखो, मैं सिंपल कह रहा हूँ, आपका एसेट पता क्या चिल्लाएगा कि मेरी रियलाइजेबल वैल्यू 20,000 है, आप 18 पे क्यों दिखा? क्योंकि भाई उसे रियलाइज तो 20 में सेटअप कर रहे हो ना तुम, लाइबिलिटी को कितने में सेटअप कर रहे हो? 20 में। एसेट्स चिल्ला चिल्ला के ये कहेगी, फर्नीचर चिल्ला चिल्ला के ये कहेगा कि मेरी जो रियलाइजेबल वैल्यू है 20,000 पे सेटअप हो रही है, क्योंकि तुम मुझे 20,000 के लोन के अगेंस्ट यूज कर रहे हो। बात एग्री करोगे आप? पक्की बात है, एग्री करोगे? देखो, बात समझो, डीपनेस में उतरो, गहराई में तो उतरना ही पड़ेगा अकाउंटेंसी में अगर प्रोफेशनल बनना है तो।
एसेट्स ये कहेगी आपको पता है एंट्री पास नहीं होती, ये हर जगह लिखा हुआ है कि एंट्री पास नहीं होती, क्यों नहीं होती? ये बहुत सब्जेक्टिव है। एसेट ये बोलेगी कि बेटा मेरा 20,000 रुपए क्या है, मेरा 20,000 रुपए की रियलाइजेबल वैल्यू है, मेरे को 18,000 में क्यों वैल्यूट कर रहे हो? ठीक है। लाइबिलिटी ये बोलेगी कि तुम मुझे 18,000 की वैल्यू दे रहे हो, तुम मुझे 18,000 की वैल्यू दे रहे हो, यानी कि मैं तुम्हें 2,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, अब तुम बात किसकी सुनो? अब ये नहीं कह सकते ना कि ठीक है यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर इसको 20 दिखा दो, ठीक है, मतलब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू और इसकी यहाँ पर 18 दिखा दो। नहीं बेटा, आंसर गलत आएगा। सिंपल बात है, 18,000 रुपए का लोन चीज देकर आप 20,000 रुपए का सेट ऑफ कर रहे हो, तो 2,000 रुपए का आपका गेन आ रहा है, तो वो 2,000 रुपए गेन साइड ऑटोमेटिकली हिट करवा दिया है आपने। 2,000 रुपए ऑटोमेटिकली गेन साइड आपने हिट करवा रखा है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली हिट करवा रखा है। बट अगर आप यहाँ पर 20 और यहाँ पर 18 डाल दोगे तो आप 4,000 का हिट कराओगे, क्योंकि 20 प्लस 20 40, 18 प्लस 18 36, 40 माइनस 36, 4,000 रुपए। 2,000 रुपए का जहां गेन दिखाना था, आप 4,000 रुपए दिखा रहे हो, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट आई। ठीक है, तो ये आपको रोल बता दिया कि क्यों नहीं होता। एक ये चीज थी। उसके बाद ठीक है, और कोई इतनी चीज नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये क्यों लाया था मैं, ये क्यों लाया था मैं? यस, मैं लाया था इसके लिए। इस वाले के लिए लाया हूँ। A creditor of rupees 50,000 took over motor car in full settlement of his claim and balance of creditors was paid at a discount of 2%। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं कितने के टोटल? तो 70,000 के, जिसमें से 50,000 के तो आप खत्म कर दो, बचे कितने के? 20,000 के। और मोटर कार कितने की आपकी? 75,000 की। अगेन सब्जेक्ट की, मोटर कार ये कहेगी कि मेरी रियलाइजेबल वैल्यू 50 है, बट सेट ऑफ कितने में कर रहे हो आप? देखो रियलाइज, और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 50 ही रहेगी ना, 50 ही रहेगी। बट लोन कितने का था? लोन भी 50 का था, तो इसमें लोन वाला तो लॉस नहीं कर रहा, बट उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये ना बहुत सब्जेक्टिव है कि आप इसको रिकॉर्ड करो। तो सिंपल आंसर ये कहता है कि आप कुछ भी रिकॉर्ड मत करो, आप इसको कुछ भी रिकॉर्ड मत करो, ऑल दो इसका इफेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ। ये लो, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया मैंने। मेरी जो लाइबिलिटी थी वो लेट से 50,000 की थी, मेरी जो एसेट्स थी वो 75,000 की थी। ठीक है, मेरी लाइबिलिटी 50,000 की, एसेट 70,000 की। सिंपल देख लो, मेरे को क्या कर रहा हूं मैं 50,000 रुपए के लोन के लिए 75,000 रुपए का आप अपना जो फंड है वो इन्फ्यूज कर रहा हूँ, अपने जो रिसोर्सेज इन्फ्यूज कर रहा हूँ, यानी कि 25,000 रुपए का मैं लॉस खा रहा हूँ। और लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है? हमेशा आपका डेबिट साइड। ये लो, रिकॉर्ड हो गया ऑटोमेटिकली। अब इसको आप यहाँ लाओ 75,000 रुपए, और फिर 50,000 रुपए इधर लाओ, तो ये बात नहीं बन सकती, क्योंकि आपने पहली बात तो कैश पेमेंट करी नहीं है, और अब आपकी कोई एसेट और लाइबिलिटी बची नहीं है, क्योंकि वो सारी कहाँ चली गई? लिक्विडेशन में। तो आप ये कोई एसेट को तो एक ही बार एंट्री करते हो ना, ट्रांसफर कर दी, खत्म कहानी। एसेट अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, खत्म एसेट आपकी सारी की सारी। आप लाइबिलिटी को कैसे ट्रांसफर करते हो? लाइबिलिटी से अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो लाइबिलिटीज खत्म। तो ये तो एंट्री कर ही नहीं सकते ना, और बाकी ये एंट्री तो कोई बनेगी नहीं, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। तो सिंपल मुद्दा है, आप उसका इफेक्ट रिकॉर्ड कर लो, नथिंग एल्स। आप सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट रिकॉर्ड करते हो, और इफेक्ट रिकॉर्ड हो गया। देखो 50,000 रुपए के लिए 75,000 रुपए का क्लेम दे रहे हो, 25,000 रुपए का लॉस खा रहे हो, खत्म। उल्टा होता 50-75, तो 25,000 का गेन रिकॉर्ड हो जाता अपने आप ही। तो यहाँ पर मैं वही दिखाने लाया था आपको। कहाँ पर गई मोटर कार? 75,000 रुपए ये रही। यहाँ पर आपका जो क्रेडिटर्स था 70,000 रुपए के थे, जिसमें से 50,000 की कोई यहाँ पर पेमेंट नहीं दिखेगी आपको। 20,000 वालों को 2% डिस्काउंट में दिया गया, यानी कि 20,000 वालों को पेमेंट हुई है 98%, यानी कि 19,600 रुपए। जी, ये लो 19,000 रुपए, 19,600 की पेमेंट यहाँ पर हो गई, खत्म कहानी। और मैं देख लूँ कि इसमें और कुछ तो मैंने लगा नहीं रखा है, क्या इसमें और कुछ था? जी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर हिट कर रहा है, तो इसका तो आपको पता ही है, इसको कहीं यहाँ मत डाल देना कि यहाँ डाल के दिखा दो। तो इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को आपको राइट ऑफ करना होता है, जो आपको ये बताने के लिए करा हुआ था। दूसरा, और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। एक बार और मैं देख लेता हूँ अगर कुछ बच रहा है तो। ठीक है, प्लांट एट 30% डिस्काउंट, ये सब आप कर सकते हो। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 36,000 एंड दिस वाज टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इक्वली, तो यानी कि कितना कितना 18,000, 18,000 पी के और क्यू का 18,000, 18,000 टेकन ओवर में दिखाओगे। ये लो, ठीक है, सिंपल है। मेरा मानना है एंट्री को धीरे धीरे पढ़ोगे, एनालाइज करके पढ़ोगे, माइंड को बिल्कुल ओपन रखोगे कि इसके ये ट्रीटमेंट हो सकते हैं। प्रैक्टिकली सोचोगे कि भाई ये करना वाजिब है, प्रैक्टिकली सोचोगे ये करना वाजिब नहीं है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि प्रैक्टिकली ही सोचने के पैसे मिलने हैं, प्रैक्टिकली सोचने के ही करियर बनने हैं, प्रैक्टिकली सोच के ही आपको एक बड़ी-बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर करेगी कि आप कितना प्रैक्टिकल सोच सकते हो, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है अकाउंटेंसी को लेकर, आप कितना डेप्थ में उतर सकते हो। किताबी कीड़ा बन के किसी को कुछ नहीं मिला है। आपको कल को कुछ ऐसे किताब में ही नहीं लगे रहना है, आपको आगे निकलना है, इवॉल्व करना है, अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है? तो आपको सारे प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट, जिसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके संग कवर करे हैं, ठीक है?
और आज के लिए मैं इसको सेशन को यहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, बट मैं एक दूसरा सेशन रिकॉर्ड करने के लिए बैठूंगा जो आपको अलग वीडियो में दिखेगा, दैट इज सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर पूरी पार्टनरशिप के एक बार डिस्कस कर लूंगा मैं आपके साथ, वो आपका अलग सेशन रहेगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लव, पेशेंस एंड एफर्ट। कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।